नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। सेब की खेती वैसे तो शिमला जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और मुख्यतः जो सेब आते भी हैं अपने देश के अलग अलग राज्यों में, वो उन्हीं इलाकों से आते हैं। लेकिन समय के साथ खेती में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। बदलते दौर के साथ अब सेब की खेती ठंडे प्रदेशों में ही नहीं बल्कि बिहार जैसे राज्य में भी हो रहा है और कई किसान जो हैं इसके सफल उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक सफल किसान है हमारे बीच आज, जिससे हम रूबरू होने जा रहे हैं और जिनसे हम जानेंगे कि सेब की खेती के बारे में कि कैसे वो खेती में आए। वो किसान है आनंद प्रकाश जी, जो कि वैशाली जिले के बैकुंठपुर गांव के रहने वाले हैं और ये बैकुंठपुर जो गांव है ये राजा पाकड़ ब्लॉक है, उसके अंतर्गत आता है। तो आइए उनके हम फार्म पे आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो जो सेब की खेती जो जो राज्य हैं या जहां मौसम ठंडा नहीं है, उन राज्यों के लिए जो आज के दौर के साथ जो हरमन 1999 जो पौधा विकसित किया गया है, जिन्हें पिछले दिनों जो इस पौधे को विकसित किए, जो सेब के पौधे को विकसित किए, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वही पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा वही सेब का जो है किस्म लगाया गया है। और जो इसको लगाने वाले जो किसान हैं, जो इसको खेती कर रहे हैं, वो है आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जी की भी एक अपनी सफल कहानी है। एक इस खेती में आने से पहले का एक अलग जर्नी है। कभी दिल्ली में प्राइवेट बैंक में रीजनल मैनेजर के तौर पे कार्यरत थे, लेकिन इन दिनों ये खेती कर रहे हैं। और बिहार जैसा राज्य जहाँ पे कहा जाता है कि हर रोज बड़ी संख्या में युवा रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, लेकिन उस कहानी से उलट अब ये भी है कि कई ऐसे युवा हैं जो एक अच्छे पद पोस्ट पे रहने के बावजूद भी फिर से वो गांव की ओर आ रहे हैं और गांव में आके अन्य कोई और बिजनेस नहीं बल्कि खेती में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो उन्हीं में से आनंद प्रकाश जी हैं। किसान तक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ा लंबा जर्नी, देश की राजधानी और बिहार से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि एक कहा जाता है कि मजदूरों का जो एक सेंटर स्टेशन है बिहार, जहां से मजदूर बड़े रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, जिन्हें लोग बिहार में के लिए माना जाता है। आप दिल्ली से यहाँ पे आ गए, कैसे आए, क्या जर्नी थी? 2-3 कारण थे। दिल्ली तो मैंने एक तरीके से देखेंगे तो मेरी कर्मभूमि थी। 10th करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। JNU से मैंने MA किया, फिर मैंने बाद में MBA किया। उसके बाद पिछले 17 सालों से मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में होता था। ICICI बैंक जैसे संस्था में काम किया। एक समय ऐसा आया, खासकर कोविड के बाद, जब मुझे ये लगा कि ये सारी चीज़ें बेमानी हैं अगर आपके पास खाने को नहीं है, और खाना तभी होगा जब कोई उसको उगाएगा। तो मेरे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, करीब करीब 3.5 एकड़ ज़मीन है ये। इसमें कुछ पौधे मेरे पिताजी बहुत दिनों से लगा रहे हैं। सेव, ऑब्वियसली जब मैंने पहली बार सुना सरकार की तरफ से कि बिहार सरकार बोलती है सेव लगाइए, तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित था। सेव हमने शिमला में देखा है, श्रीनगर में देखा है। बिहार में सेब, मतलब ट्रॉपिकल वेदर में सेब होना मेरे समझ से बाहर था। बट उस समय सरकारी कर्मचारी बहुत सारे थे, उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने बोला नहीं होता है हमारे यहाँ। हर संभव प्रयास और मदद उन्होंने की उस समय, और हमने सेव के पेड़ लगाए। थोड़ा सा बीच में कठिनाइयाँ हुई, बट अभी हमारे पास 100 पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। अगर आप देखेंगे तो कुछ में फल भी हैं। जी तो जी हाँ, फल आ रहे हैं। तो फल आने शुरू हो गए। पहली बार है कि जब इसमें फल आएंगे, तो फल आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा अलग है। आम लीची तो आप देखेंगे हमारे बाग में आपको दिखाई देंगे, बट सेब अलग चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आम और लीची तो चूंकि खैर वैशाली जिला है और मुजफ्फरपुर बगल में है, तो आम लीची तो हमारी विरासत है, विरासत है। लेकिन ये हमारी लेगेसी होगी। ये हमारे अगले पुश्तों के लिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो उनके लिए भी होगा कि अब सिर्फ कश्मीर और शिमला नहीं, अब बिहार में भी सेब होता है। तो पहली बार अभी फल जो है इसका फ्रूटिंग पहली बार आया है। पिछली साल भी फरा था ये, बट पिछले साल अपने यहाँ का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम था, तो फल बड़े नहीं हो पाए। फल अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्टी फल है, थोड़ा छोटा था, बट फड़ा पिछली बार था। इस बार मेरे करीब करीब 60 पेड़ों में छोटे मोटे फल आए हुए हैं। तो इस बार हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि देखते हैं फल का बड़ा साइज कितना बड़ा होगा। और क्या क्या देख रहा हूँ कि आपने एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जो बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं और भी तमाम विविध
फसलों की बातें हो रही हैं कि Multiple मल्टीपल की बातें हो रही हैं कि आप अलग अलग चीजें लगाए, और क्या क्या लगा रखे हैं आप, और क्या कुछ कुछ कमाई हो रहा है कि अभी एक तरह से भी चल चल रहा है? देखिए, बैंकिंग में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि बच्चों की तरह किसी भी बिजनेस को थोड़ा समय देना होता है। तो कमाई अगर आप देखेंगे तो शुद्ध कमाई अभी मेरे पास कुछ नहीं है इससे। मल्टीपल के नाम से देखेंगे तो हमने इसमें आम भी लगाए हैं, लीची भी है, सेब भी है। इस बार हमने कुछ अंजीर के पौधे लगाए हैं। अंजीर ड्राई फ्रूट होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या है। उसके बाद हमने नींबू लगाया है इसमें। लीची कुछ पैसा ऑब्वियसली देता है, 22 पेड़ इसमें लीची के हैं, तो उससे एक छोटी मोटी कमाई तो हो ही जाती है। आम से कमाई हो जाती है। बाकी आप देखेंगे तो नॉर्मल खेती भी है। सब्जी लगा हुआ भिंडी लगा हुआ है, इसके अंदर करेला है, आपके काऊ बीन्स जिसको कि बोरबट्टी बोलते हैं अपने यहाँ, वो भी लगा हुआ है। बैंगन लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है। तो जो नीचे की जमीन अभी काम में आने लायक है, जो कि कुछ सालों बाद नहीं रहेगी, तो नीचे की जमीन में अभी हम सब्जियां लगा रहे हैं। कितने साल से अभी लगा रहे हैं? थोड़ा ये से तीसरा साल होगा हमारा। तीसरा साल ये तीसरा साल है। तो इनसे कुछ इनकम हो जाता है? इनसे इनकम हो जाता है, इतना इनकम हो जाता है कि अगर मैं अपनी बैंक की सैलरी ढूंढने जाऊं तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, और अपने खर्चे से थोड़ा सा बच जाता है। कितना करीब अगर के कम मानता है? अगर सब्जियों और सारे फल को मैं जोड़ दूं तो अभी ये 3.5 एकड़ से साल में 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम होती है। जबकि अभी सेब मैंने एक भी नहीं बेचा है, नींबू एक भी नहीं बेचा है। तो सेब और नींबू जब मेरा फुल फ्रूटिंग होगा, नींबू में मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, बट सेब में भी मैं मान के चल रहा हूँ एक पौधे से रफली 3 से 4 हज़ार रुपए की मेरे को इनकम जब प्रॉपर होगा तो होनी चाहिए। तो 100 पौधे का मतलब होता है 5 लाख रुपए, जो कि किसी भी किसान के लिए देहात में रह के काफ़ी है। तो जब आप दिल्ली से आए तो कुछ पारिवारिक चीजें थी उसके चलते आना पड़ा, या कुछ शौक खेती करने के ही पर्पज से आए? देखिए, जब हम बच्चे थे तो इसी खेत में तंबाकू की खेती करते थे, तंबाकू और लहसुन उगाते थे यहाँ पे। तो एक तरीके से ये होता है कि हम लोग शायद कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाए। कहने को हमने बहुत जगह पढ़ाई की, दिल्ली में भी रहे, हैदराबाद भी रहे, विदेश भी काफ़ी घूमे। विदेश भी गए? कहाँ पे? विदेश घूमने के लिए गए, बहुत जगह गए। स्विट्जरलैंड गए, स्पेन गए, सिंगापुर गए, थाईलैंड गए, रशिया गए। तो सारी जगह घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि एग्रीकल्चर के बिना आपका कुछ होने वाला नहीं है। जी। किसी ना किसी को आपके लिए वो फल और आपका वो अनाज उगाना पड़ेगा। तो मेरी सोच यही थी कि इसको हम लोग लाइफ स्किल बोलते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि ये लाइफ स्किल है, आप जो कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो एक कारण तो वो था। दूसरा कारण जो था, वो जो सबसे बड़ा मेजर कंपेलिंग रीजन जिसको बोलते हैं, वो मेरे माता पिता थे, बूढ़े हो गए। शहर की आबादी उनको अच्छी नहीं लगती। एक बार हमने उनको दिल्ली रखने की कोशिश की, वो नहीं रह पाए। अब इस उम्र में वो अकेले रहे और मैं नौकरी करूं, ये मेरे को हजम नहीं हुआ। वैसे आज का उदाहरण देता हूं, छोटी सी बात है। मैं कुछ कर रहा था घर पे और मेरी माँ रोती हुई अचानक से बाहर आई। दिल में एक डर भी लगा कि जो एक डर होता है बूढ़े माता पिता के साथ घर में होने से, बट फिर जब घर के अंदर गया तो पता चला कि सिर्फ उनका हाथ एक दरवाजे में आके कुचल गया था। अब सोचने की बात है, अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो कोई पड़ोसी आता, थोड़ी देर में आता, बस वही सोच के मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं करने को कुछ बिजनेस भी कर सकता था, नौकरी भी मिल सकती थी। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ, बिहार में हूँ, खेतीहर का बच्चा हूँ, किसान का बच्चा हूँ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस, इसको करने में क्या बुराई है। हमारे यहाँ ब्लॉक के लोग हैं, एग्रीकल्चर के जो सपोर्ट स्टाफ हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। सेब लगवाने में उन लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत करी है। तो हमने कहा जब सारा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है तो इसमें क्यों ना करें। मेरे ख्याल से 3 से 4 साल मेरा मैक्सिमम बजट है। 4 साल के अंदर में होपफुली मेरी जो सैलरी बैंक की थी वो मैं यहाँ से कमाने लग जाऊँगा वापस। उसके लिए मुझे 4 से 5 साल चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या पैकेज था सर लास्ट? वैसे तो ये सीक्रेट होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए महीने के आते थे कम से कम। मेरा टारगेट ये है कि अगले 5 साल के अंदर में इस फार्म से मुझे 25 लाख रुपए साल के कम से कम आए, और वो ऐसे आए कि मैं सिर्फ इसमें अपना इतना समय दूं कि मेरा घर भी दिख जाए, मेरे दिल्ली का जो परिवार है वो भी चल जाए। परिवार दिल्ली है? आधा परिवार दिल्ली है, आधा परिवार यहाँ है। पत्नी और बच्चे दिल्ली में है, मम्मी पापा यहाँ है। तो मेरा आधा आधा परिवार बटा हुआ है, तो मैं वहाँ हमेशा जाता रहता हूँ। तो उसकी वजह से भी है। तो जिस तरीके की चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं है कि 20-25 लाख रुपए साल का कमा लेना इस प्रॉपर्टी से कोई बहुत बड़ा काम है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लोग कहते हैं कि संभावनाएं नहीं है, आप मानते हैं कि ये नहीं, चीजें बिल्कुल नहीं मानता मैं। यकीन रखते हैं मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता। आप अपने बैकग्राउंड में देखिए, आपको महोगनी के पेड़ नजर आएंगे। जी।
100 महोगनी के पेड़ पहले से पिताजी लगा चुके थे, अब भी 100 मैंने और जोड़े हैं। एक पेड़ की कीमत अभी आप बेचने जाएंगे तो 1.5 लाख के आसपास आती है, एक मैच्योर पेड़ की कीमत। 200 का मतलब हो गया 3 करोड़ रुपए आज के रेट से। 25 साल बाद वो कम से कम अगर मुझे देगा तो 30 करोड़ से कम नहीं देगा। 25 साल में लकड़ी की कीमत बहुत एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ेगी। और मुझसे क्या मांग रहा है? कुछ नहीं, उसने सिर्फ लगवाया है। मुझसे ना पानी मांगता है ना खाद मांगता है। अगर 25 साल में कोई मेरे को 1 करोड़ के हिसाब से साल का इनकम दे रहा है, क्या मेरा बैंक का इनकम कभी उसको कम्पीट कर पाएगा? और वो कुछ नहीं मांग रहा, ये मैं एडिशनल कर रहा हूं, वो सिर्फ खड़ा है दीवार के साथ, वो अपने आप देगा मुझे उतना। तो खेती में संभावनाएं बहुत है। तकलीफ क्या है? मैं यहाँ के किसानों को देखता हूँ, मुझे तकलीफ भी होती है। होता क्या है, हम इस भिंडी और गेहूं से अलग नहीं निकलना चाहते। हमें सरकार से एमएसपी चाहिए। हम ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो सरकार एमएसपी पे खरीद ले। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो पिछले साल फलाने ने किया था, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ था, तो मैं भी कर लेता हूँ। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के नहीं जाना चाहते। हम जैसे अब सेब है, रिस्क का व्यापार है, किसी ने नहीं बेचा पहले, व्यापार में रिस्क है, लेकिन किस व्यापार में नहीं है? सेब अगर चलेगा तो मेरा गेहूं मक्के से ज्यादा इनकम देगा। नींबू मेरा जिस दिन चल गया 1,500 से 2,000 रुपए एक पेड़ से कहीं नहीं गया, आएगा उतना तो बेयर मिनिमम आना है उसको। उसके लिए मैं पूरे साल गेहूं मक्का उगाता रहूंगा, उतना मुझे नहीं मिलेगा। तो कुछ अलग सोचने की जरूरत है। कुछ भी हो जाएगा। देखिए, एक चीज तो सीधी चीज है, ईंट के बगैर, बिजली के बगैर, कंप्यूटर मोबाइल के बगैर आपका काम चल जाएगा। अगर आपके घर में अनाज नहीं होगा तो मोबाइल से आप नहीं जी सकते हैं। मोबाइल नहीं होगा, अनाज रहेगा, जी जरूर सकते। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। बिहार गवर्नमेंट भी इतना फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। खाने के ऊपर सब कुछ है। एग्रीकल्चर में आप दिल से कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। संभावनाएं, मैं बोलता हूं, आपके रोजगार से ज्यादा है। संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं खेती में, और समय की मांग भी है। और कई ऐसे सफल उदाहरण भी हैं जिन्होंने खेती में बहुत कुछ किया और एक अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हीं तमाम पहचानों में से एक पहचान आनंद प्रकाश की भी है, जो इन दिनों खेती में बेहतर संभावनाओं के खोज और तलाश के साथ खेती कर रहे हैं। और अपने इन खेतों में, इस जमीन में अब सेब की भी खेती कर रहे हैं, जिसका इस साल से फल आना शुरू हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा इन तमाम पेड़ों पे आपको फल दिखेंगे। तो ये थी इनकी कहानी। ऐसे तमाम कई ऐसे सफल युवा किसान हैं जो एक अच्छा खासा पैकेज की नौकरी छोड़कर इन दिनों अपने गांव आ रहे हैं और गांव में खेती कर रहे हैं और खेती में ही बेहतर संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं खेती में लेकिन हिचकिचा रहे हैं, वैसे लोग आनंद प्रकाश जी जैसे तमाम ऐसे किसानों से कुछ सीख सकते हैं और कुछ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। तो आइए आप भी गांव की ओर करिए खेती, क्योंकि खेती है, खाना है तो उगाना है। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।